हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 5 पार्ट 8 अंडर द टॉपिक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। और इसमें हम बेसिकली डिस्कस क्या करेंगे इस चैप्टर में, शेड्यूलिंग। इस पार्ट में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूलिंग। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पार्ट 7 में स्टूडेंट्स कि मशीन लोडिंग क्या होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि पार्ट को लोड जब करते हैं या टूल को लोड करते हैं मशीन पे, तो उसमें कैसे एफएमएस का क्या योगदान है, उस एफएमएस का क्या रोल है, वो हमने देखा था। अब हम शेड्यूलिंग की बात करेंगे। ये भी आपका अंडर द, ये कह सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट ही आता है। तो पार्ट को शेड्यूल करना होता है हमें, यानी कि जो आपके कार्यखंड है, जो वर्क पीस है, उसकी शेड्यूलिंग करनी होती है कि वो, जैसे हमारे पास मान लीजिए 4 या 10 पार्ट आए, उसका 10-10 का अलग अलग पार्ट है, मतलब ये कह सकते हैं 25-25 का लॉट है, 4 सेट हैं उसके। तो ग्रुप ए जो जॉब 1 है वो किस मशीन पे जाएगा, हमारे पास कई अल्टरनेटिव है, कई मशीन है, तो उस तरीके से हमें उसमें शेड्यूल करना होता है पार्ट्स को, ताकि टार्डीनेस भी ना आए, यानी लेट ना हो आपका प्रोडक्ट जो आपकी डिमांड है उसके हिसाब से। तो उस तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, शेड्यूलिंग क्या होता है। तो बेसिकली शेड्यूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग स्टार्ट एंड फिनिश टाइम इंफॉर्मेशन टू द जॉब ऑर्डर डिक्टेटेड इन द सीक्वेंसिंग प्रोसेस। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कई आपके जॉब्स हैं, और उस पर हमारे एक ही जॉब पे कई प्रोसेस होने हैं, यानी कई मशीन पे प्रोसेस होने हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक प्रोसेस के लिए हम हर एक जॉब पे क्या करेंगे, स्टार्ट और फिनिश टाइम एलोकेट करेंगे कि इतने टाइम पे शुरू होगा, इतने टाइम पे वो एंड हो जाएगा। तो वो सीक्वेंसिंग उसी हिसाब से हम करेंगे कि इस पार्ट पे मान लीजिए टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, टाइम 4 तक गया, 4 मिनट तक उसमें मशीनिंग हुई, तो दूसरा पार्ट जो आएगा वो 4 मिनट के बाद ही आएगा उस मशीन पे, क्योंकि उस टाइम पे मशीन बिजी होगी। तो इस तरीके से शेड्यूलिंग हम करते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो सीक्वेंसिंग प्रोसेस इन टर्न इज डिफाइंड एज अ गेटिंग द ऑर्डर इन विच जॉब्स आर टू बी रन ऑन द मशीन। तो सीक्वेंसिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, एक कतार बना देते हैं और जॉब्स की, जिससे ऑर्डर जो आता है उस जॉब्स का, उसको हम मशीन पे रन कराते हैं एक कतार में, एक सीक्वेंस में। ठीक है। तो सीक्वेंस दस ऑब्टेन द डिटरमाइन द शेड्यूल, सीक्वेंस के हिसाब से ही हम कतार के हिसाब से शेड्यूल डिटरमाइन करते हैं। सिंस वी एज्यूम ईच जॉब इज स्टार्टेड ऑन द मशीन एज सून एज द जॉब हैज फिनिश्ड ऑल द प्रेडिसेसर ऑपरेशंस, जो मैंने अभी पीछे बताया कि हमें ये ध्यान में देना होता है कि कोई भी आपका जो जॉब है वो स्टार्ट कब होगा, जब मशीन पे पुराना कोई जॉब अगर है वो फिनिश हो गया होगा, जॉब हैज़ बीन फिनिश्ड, तभी आपका जो नया जॉब है उस पर लगेगा। और मशीन हैज़ कंप्लीटेड ऑल अर्लियर जॉब्स इन द सीक्वेंस, तो जितने भी सीक्वेंस में जॉब्स लगे हैं सारे जॉब खत्म हो जाएंगे, तभी नया जॉब उस पर लगेगा। ये ध्यान हमने देना होता है सीक्वेंसिंग या शेड्यूलिंग करते समय। दस दिस इज रिफर्ड टू एज सेमी एक्टिव शेड्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी एक्टिव शेड्यूल बोलते हैं स्टूडेंट्स। इट एक्ट्स एज ए ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर मिनिमाइजिंग द कंप्लीशन टाइम। तो ये एक ऐसी ट्रिक होती है शेड्यूलिंग की, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्लीशन टाइम, जो पार्ट को कंप्लीट करना है उसका टाइम हमें कम से कम मिनिमाइज करना होता है। एक तो कंप्लीशन टाइम को मिनिमाइज करना होता है, साथ ही साथ फ्लो टाइम, जिसमें आपका प्रोडक्ट आपका फ्लो कर रहा है मशीन्स पे, उसका टाइम रिड्यूस करना होता है। लेटनेस, यानी लेट ना हो कोई ऑब्जेक्ट, उसमें टार्डीनेस ना आए, और उसके साथ साथ और भी मेजरिंग जो परफॉर्मेंस होते हैं वो उसके इम्प्रूव करें, वो सारी चीज़ें हमें मिनिमाइज करनी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम शेड्यूल करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स आर ऑफ्टन डिनोटेड बाय एन, एम, एफ और पी। हर एक का अलग मतलब होता है। जैसे एन का क्या मतलब है, तो शेड्यूलिंग प्रॉब्लम को हम इस हिसाब से डिनोट करते हैं। एन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जॉब्स इज टू बी शेड्यूल, नंबर ऑफ जॉब्स टू बी शेड्यूल, ये इतने जॉब शेड्यूल होने हैं। ठीक है। एम क्या है, नंबर ऑफ मशीन्स हैं। एफ क्या है, रिफर्स टू द जॉब फ्लो पैटर्न, यानी जॉब आपका फ्लो कैसे कैसे होगा, उसका एक पैटर्न होगा। ठीक है। तो वो जॉब फ्लो पैटर्न को दर्शाएगा एफ।
उसके बाद पी क्या दर्शाएगा, पी दर्शाएगा परफॉर्मेंस मेजर्स दैट आर टू बी अप्रोप्रिएटली मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। उस परफॉर्मेंस मेजर डिपेंड होगा कि उसको मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं शेड्यूलिंग में। द सॉल्यूशन ऑफ द शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ गैंट चार्ट। तो जितना भी सॉल्यूशन निकलता है शेड्यूलिंग ऑपरेशन से, तो हम उसको किस में प्रदर्शित करते हैं, गैंट चार्ट में प्रदर्शित करते हैं। गैंट चार्ट फिर हम अपने जो आपका फ्लोर होता है, प्रोडक्शन फ्लोर होता है, जॉब शॉप प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे हम लगा देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उस हिसाब से आपका जो है प्रोडक्ट जो है फ्लो करेगा, पार्ट आपका फ्लो करेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी। गैंट चार्ट विच इज चार्ट प्लॉटेड बिटवीन द वर्क सेंटर्स एंड टोटल प्रोसेसिंग टाइम। तो वो गैंट चार्ट किसके किसके बीच में बनता है, वर्क सेंटर और साथ ही साथ टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है। तो वो हम आगे अभी इस वीडियो में दिखाएंगे भी कि गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो एक चीज़ और याद रखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, कभी कभी आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दें आगे कभी, तो पूछा जा सकता है कि गैंट चार्ट कहाँ पे यूज़ होता है। गैंट चार्ट हमेशा शेड्यूलिंग में यूज़ होता है, जॉब को शेड्यूल करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं शेड्यूलिंग का। तो देख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कंसीडर अ सेट ऑफ जॉब्स एंड प्रोसेसिंग टाइम शोन इन द टेबल, जनरेट द शेड्यूल एज्यूमिंग द जॉब एज आर प्रोसेस इन द ऑर्डर। तो यानी कि हमारे पास एक टेबल दे रखी है, इसमें आपके इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं ये जॉब्स हैं, यानी जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 4। यहाँ पे वर्क स्टेशन हैं, वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2, वर्क स्टेशन 3, यानी मशीन्स यहाँ पे लगी हुई हैं। वर्क स्टेशन 1 पे एक मशीन होगी, दूसरी मशीन, फिर तीसरी मशीन, इस तरीके से 4 मशीनें हैं, 4 जॉब हैं। अब जो आपको शेड्यूल करना है इस ऑर्डर में करना है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि पहले आपका जो है जॉब 2 मशीन होगा, फिर जॉब 4 मशीन होगा, फिर जॉब 1 मशीन होगा, फिर जॉब 3 मशीनिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जॉब 2 को मशीनिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आगे हम देख लेते हैं सॉल्यूशन भी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सबसे पहले हमें क्या ऑर्डर लेना था, जॉब 2, जॉब 2 के बाद आपका जॉब 4। ठीक है, तो जॉब 2 हमें पहले करना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जॉब 2 पे। तो जॉब 2 को स्टेशन 1 पे हम असाइन करेंगे, यानी जॉब 2 को किस पे असाइन करेंगे, स्टेशन 1 पे। और स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, उस समय 0 होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम 0 असाइन कर देंगे। और इस मशीन पे यानी कि जो आपका मशीन 1 है और उस पर जो जॉब 2 आ रहा है उस पर कितना समय लगेगा, 4.5 मिनट्स लगेंगे। तो यहाँ पे P21 क्या है, 4.1, यानी पार्ट जो 2 है मशीन 1 पे कितना समय लेगा, 4.5 लेगा। तो अब यहाँ पे जब जॉब मशीनिंग होने लगी, 0 से स्टार्ट हुआ, 4.5 मिनट लिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो ऑपरेशन लास्ट ऑन द स्टेशन 1 इज फॉर 4.5 यूनिट टाइम। वही मैंने बोला, सिंस ऑल ऑपरेशन स्टार्ट विद द स्टेशन 1, दस इन पर्टिकुलर टाइम रेस्ट स्टेशन आर इन आइडियल कंडीशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब 2 इस पे लगेगा, तो इस समय बाकी की जो स्टेशन होंगे वो आइडल होंगे, इस पर कोई भी मशीनिंग नहीं हो रही होगी, ये हम मान के चल रहे हैं। फिर उसके बाद जब जॉब 2 क्या होगा, स्टेशन 1 से किस पे मूव करेगा, 1 पे मूव कर सॉरी 2 पे मूव करेगा, क्योंकि जॉब 2 1 बाय 1 जाएगा। पहले इसकी मशीन होगी, पहले जो जॉब 2 है पहले मशीन सेंटर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, इस तरीके से मशीनिंग होगी। तो जॉब 2 इस पे जाएगा, तो इस पे जब खत्म हो जाएगा 4.5 मिनट के बाद, फिर उसके बाद जॉब 2 किस पे जाएगा, स्टेशन 2 पे जाएगा। ठीक है, स्टेशन 2 पे जब ये जाएगा उस समय मशीन 1 खाली हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मशीन 1 खाली हो जाएगा, हमारे पास जॉब 2 के पास किसको मशीन कराना है, जॉब 4 को मशीन कराना है, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो जब मशीन खाली हो गई उस समय जॉब 4 जो है मशीन 1 पे चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जॉब 4 जो है मशीन 1 पे चला जाएगा इस समय। जो और इस समय क्या होगा, 1 जो स्टेशन 1 है वो भी बिजी होगा, स्टेशन 2 भी बिजी होगा, लेकिन स्टेशन 3 और फिर 4 आइडल होंगे, इस समय ये रुके होंगे। ठीक है, इस समय जॉब 2 की मशीनिंग हो रही है, तो टोटल टाइम इसमें कितना लगेगा, जॉब 2 तक में 7.5 मिनट लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना लगेगा, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है कितने पे, जो जॉब 4 स्टार्ट कितने पे हुआ स्टूडेंट्स, जॉब 4 स्टार्ट हुआ है 4.5 पे, और ख़त्म कितने पे होगा, 4.5 + 4 कितने पे, 8.5 पे। लेकिन इस समय जब ये ख़त्म होगा उस समय आपका जो जॉब 2 है वो क्या होगा, मूव करता रहेगा। तो ये देख सकते हैं आप, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है,
फॉर प्रोसेसिंग टाइम अदर जॉब रिमेन बफर। स्टेशन 2 फिनिश ऑपरेशन 2, स्टेशन 2 जब ऑपरेशन 2 को फिनिश करेगा उस समय पार्ट 2 कितना है 3.0 टाइम है। फिर तो इस टोटल टाइम कितना हो गया 7.5। और स्टेशन 1 इज स्टिल बिजी, क्योंकि स्टेशन 1 स्टिल बिजी है यहाँ पे, क्योंकि जब ये फ्री होगा स्टूडेंट, जॉब 2 जब फ्री होगा वो कितने टाइम पे फ्री हो जाएगा 7:30 पे। लेकिन जो वर्क स्टेशन 1 फ्री होगा जॉब 4 को कब फ्री करेगा 8:30 पे करेगा, क्योंकि 4:30 पे फ्री हुआ था तो 4 और लगेगा तो 8:30 पे फ्री होगा। तो इस केस में आपका ये बिजी रहेगा, तो नेक्स्ट जो ऑर्डर है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो मूव नहीं करेगा आगे, ठीक है। उस समय ये जो आपका जॉब 2 है फिर आगे बढ़ जाएगा जॉब 3 में, ठीक है। तो इस केस में जॉब 2 आइडल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मशीनिंग हो ही रही है, जॉब 4 अभी खत्म नहीं हुआ, तो ये स्टेशन 2 पे नहीं जाएगा, ये स्टेशन 2 फिर इस समय खाली हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए। फिर जब इस पे फिनिश हो जाएगा तो ये स्टेशन 2 पे चला जाएगा 1 मिनट के लिए। तो इस तरीके से आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस तरीके से आपका शेड्यूलिंग होता है। तो ये प्रॉब्लम थी, इसका ये सॉल्यूशन था। तो होप आप लोग को ये शेड्यूलिंग समझ में आ गया हो क्लियरली। अगर कोई डाउट आता है तो इसमें पूछ सकते हैं आप। और जो सारी चीज़ें मैंने बताई है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो वही चीज़ समझिए कि जॉब 2 आएगा, सब जो ऑर्डर गिवन है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर दिया है 2 4 1 3, तो पहले 2 जाएगा, 2 जॉब इस पे गया, फिर उसके बाद जब फिनिश हुआ तो इस पे गया, तो 4.5 प्लस ये 3 7.5 हो गया, 7.5 हो गया। फिर जब ये इस पे चला गया था जॉब 2 पे तो मशीन 1 खाली हो गई, तब जॉब 4 इस पे लगेगा ऑर्डर में। तो जॉब 4 जब इस पे लगेगा, जॉब 4 कितने टाइम के बाद लगेगा 4.5 टाइम के बाद, तो टोटल टाइम ये कितना लेगा 8:30 पे खत्म हुआ। लेकिन ये जॉब 2 है 7:30 पे ही खत्म हो गया, तो ये इस पे स्टेशन 3 पे मूव कर जाएगा। लेकिन ये 8:30 पे जब फ्री होगा तब स्टेशन 2 पे आएगा, स्टेशन 2 उस टाइम के लिए भी खाली रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका शेड्यूलिंग होती रहती है। तो आप लोग को ये समझ में क्लियरली आ गया। इसको मैं एक गैंट चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोसेसेस हैं और यहाँ पे आपका टाइम है। तो जॉब जो मशीन 1 है, यहाँ पे मशीन्स दे रखी हैं, यहाँ जॉब नहीं मशीन्स दे रखी हैं, यहाँ टाइम दे रखा है। तो मशीन 1 पे देख सकते हैं जॉब 2 पहले आया है, ठीक है। जॉब 2 के बाद मशीन 1 बिजी है, फिर उसके बाद तुरंत जैसे ही मशीन 1 खाली हुई जॉब 2 इस पे गया 4.5 मिनट के बाद मशीन 2 पे, तो आपका जो जॉब 4 है वो लग गया। और जॉब 4 ज़्यादा टाइम तक लगेगा 8:30 टाइम तक, तो उस केस में जॉब 2 पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जॉब 2 किस पे चला जाएगा जॉब मशीन 3 पे। लेकिन उस टाइम पे ये वाला जॉब 2 जो है मतलब वर्क स्टेशन 2 है वो खाली रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो जॉब 4 है वो बिजी है, फिर जॉब 4 इस पे आएगा। इस तरीके से प्रोसेस आपका चलता रहेगा। फिर जॉब 2 जब फिनिश करेगा तो चौथी मशीन पे आएगा, 3 से फिनिश करेगा, और फिर ये चौथी मशीन ये जॉब 4 फिर तीसरी पे आएगा, फिर चौथे पे आएगा। तो इस तरीके से आपका शेड्यूलिंग होगी, और इस तरीके से हमने गैंट चार्ट इसको बना रखा है। तो होप आप लोग को ये क्लियरली पूरा का पूरा समझ में आ गया हो कि कैसे शेड्यूल करते हैं, उसका गैंट चार्ट कैसे बनता है। इस तरीके से ही आपका प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये तो शेड्यूलिंग हमने ख़त्म कर दिया है। कुछ स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों से। अभी थोड़ा सा टाइम है तो इसलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो शॉर्ट फॉर्म्स एफएमएस में क्या क्या यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स कुछ निकाले हैं, वो आप लोग को याद रखने हैं। एसपीटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? तो एसपीटी का मतलब होता है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। एसपीटी का मतलब क्या हुआ? एसपीटी का फुल फॉर्म शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो सेलेक्ट अ जॉब हैविंग मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम। तो जो प्रोसेसिंग टाइम है हमें ऐसी जॉब को सेलेक्ट करना है जिसका जो है प्रोसेसिंग टाइम कम हो, ठीक है। उसके बाद ADEDD, तो ये सारे जो शेड्यूलिंग के ही एफएमएस में ये शॉर्ट फॉर्म है, यूज़ तो होते हैं एफएमएस में, लेकिन ये शेड्यूलिंग के टर्म्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो EDD का क्या मतलब होता है? अर्लीस्ट ड्यू डेट, यानी कि ऐसे जॉब को हमें सेलेक्ट करना होगा जिसकी ड्यू डेट पहले आए। तो अर्ली ड्यू डेट जो होगी वो पहले आएगी। इसकी जो जैसे मान लीजिए ऑर्डर आया, तो जो पहले ऑर्डर मांगेगा कि हमें इस तारीख को देना है उसको पहले देंगे, तो EDD रूल कहलाता है। उसके बाद एक और रूल होता है जिसके बोलते हैं FCFS। FCFS का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो जॉब पहले आएगा वो पहले ही उसको क्यू में लगा दिया जाएगा, पहले उसकी सर्विस होगी। उसके बाद फर्स्ट इन सिस्टम फर्स्ट सर्व, तो फर्स्ट पहले जो आओगे सिस्टम में, जो पहले ऑब्जेक्ट आएगा उसी को सर्व किया जाएगा, जैसे इट्स लाइक अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद
एस बाय आर ओ, एस बाय आर ओ का मतलब क्या हुआ, सिलेक्ट पर रिमेनिंग ऑपरेशन, सेलेक्ट द जॉब विद द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ द सिलेक्ट टू ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो जिसका सिलेक्ट टू स्मॉल मतलब सिलेक्ट टू ऑपरेशन रेशियो कम होगा, वो सिलेक्ट क्या है इसका डिटेल में इतना नहीं जाना आपको, तो ये आपके इंडस्ट्री में भी, इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे, आईएएस सब्जेक्ट में। तो वो जो मिनिमम होगा, स्मॉलेस्ट होगा, उसी को हम पहले परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद एल टी डब्ल्यू के, एल टी डब्ल्यू के का मतलब होता है लीस्ट टोटल वर्क, इसका फुल फॉर्म है लीस्ट टोटल वर्क। तो एल लीस्ट टोटल वर्क का मतलब अ जॉब विथ स्मॉलेस्ट टोटल प्रोसेसिंग टाइम। तो हमको ऐसी जॉब को सेलेक्ट करना होगा जिसमें कम टोटल प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, लीस्ट टोटल वर्क। फिर उसके बाद लीस्ट वर्क रिमेनिंग, यानी जिस पे कम काम बचा है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, तो एल डब्ल्यू के आर। उसके बाद एम ओ पी एन आर, एम ओ पी एन आर का फुल फॉर्म होता है मोस्ट ऑपरेशन रिमेनिंग। तो जिसपे अधिक से अधिक ऑपरेशन रिमेनिंग है, कभी कभी ऐसी ऐसी हम ट्रिक यूज़ करते हैं जिसपे हम एम ओ पी एन आर यूज़ करते हैं, जो जिसमें ज़्यादा अधिक काम बचा है उसको पहले हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद मोस्ट वर्क रिमेनिंग, तो जिसमें ज़्यादा काम बचा है वो भी उसको हम जॉब को सेलेक्ट करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मोस्ट वर्क रिमेनिंग। डब्ल्यू के यानी वर्क और आर मतलब रिमेनिंग। रैंडम, तो रैंडम को रैंडम ही लिखते हैं, तो रैंडम सेलेक्ट है जॉब एट रैंडम, कोई भी जॉब सेलेक्ट कर लिया, तो ऐसे भी हम थ्योरी निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डब्ल्यू आई एन क्यू का मतलब वर्क इन नेक्स्ट क्यू, तो सेलेक्ट अ जॉब हुज सब्सिक्वेंट मशीन हैज़ टू बी शॉर्टेस्ट क्यू। तो हमें ऐसी जॉब को सेलेक्ट करना होगा जिसमें क्यू टाइम यानी कि कतार छोटी हो, उसको हम यूज़ करेंगे, तो वर्क इन नेक्स्ट क्यू। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और शेड्यूलिंग समझ में आ गया हो, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है और कोई डाउट आया है तो उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप गूगल क्लासरूम में, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू ऑल। ओके स्टूडेंट्स, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आगे आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आता रहूँ। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। घरों पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें।